Hello everyone, welcome to my YouTube channel Understand with me. अंडरस्टैंड विद मी मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। सबसे पहले गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, जाके जल्दी से सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कन्वर्जन डिसऑर्डर को कैसे मैनेज, कैसे ट्रीट, कैसे रिकवर कर सकते हैं। जो लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं या फिर उनके आसपास के लोग, उनके फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनके नेबर्स इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये चीज़ अच्छे से समझें और उनको समझाएं कि हम कैसे कैसे करके कन्वर्जन डिसऑर्डर को ट्रीट और रिकवर कर सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या होता है एंड सिम्टम्स और क्या होते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर के। तो इसमें मैंने इस वीडियो में मैंने फर्स्ट लिंक अटैच कर दी है, तो आप जाके फर्स्ट कन्वर्जन डिसऑर्डर की वीडियो देख सकते हैं। नाउ मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर। सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। Conversion disorder, one or more symptoms of altered voluntary, motor or sensory functions. कन्वर्जन डिसऑर्डर को फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सिम्टम भी कहा जाता है और ये जो है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर की कैटेगरी में से एक है। इसमें पेशेंट को सेंसरी, मोटर और स्किन प्रॉब्लम होती हैं। ऐसी सिम्टम्स जो एसोसिएट तो होती हैं और वॉलेंट्री वो रिस्पॉन्स भी शो कर रही होती हैं, लेकिन जो एक्चुअल में उसकी भी कॉज होती है वो कोई भी फिजियोलॉजिकल कॉज नहीं होती। इसमें पेशेंट जो है सडनली फेंट हो जाता है, मतलब कि अचानक से बेहोश हो जाता है। इसमें पेशेंट को सुनना बंद हो जाता है, इसमें पेशेंट को दिखना बंद हो जाता है और पैरालिसिस भी हो जाता है, जिससे कि वो चल नहीं सकता। इसमें पेशेंट बात नहीं कर पाता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये जो सारी सिम्टम्स ये जो होती हैं वॉलेंट्री होती हैं, लेकिन इसकी कोई भी फिजियोलॉजिकल कॉज नहीं होती। द फर्स्ट पॉइंट इज दिस। Second point, clinical findings provide evidence of incompatibility between the symptoms and recognized neurological or medical condition. जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स आती हैं और जो सिम्टम्स शो हो रही होती हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, क्योंकि सिम्टम्स इस तरह के शो हो रहे होते हैं जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लाइकिंग जब इनको चेकअप किया जाता है, टेस्ट करवाया जाता है, वहाँ कुछ नहीं आता, उसके पीछे वजह सिर्फ एक ही होती है, डेट इज़ स्ट्रेस। तो वो मैचअप नहीं हो रही होती है। थर्ड पॉइंट इज अ सिम्टम्स और डेफिसिट इज नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अनदर मेडिकल और मेंटल डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर की सिम्टम्स को कोई और डिसऑर्डर बेहतर तौर पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, यानी इनके साथ मैचअप नहीं हो रही होती, जैसे कि हम सोमेटिक फॉर्म सिस्टम डिसऑर्डर कहेंगे और जो हम वो पढ़ेंगे तो डिफ्रेंशिएट पता चल जाएगा। And fourth point is that symptoms or deficits causes clinically significant distress or impairment in social, occupational, other important areas of functioning or warrant medical evaluation. इसकी वजह से उनकी जो सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ और जो उनकी लाइफ के इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, क्योंकि पेशेंट इसमें वॉलंटरी तौर पर कर रहा होता है, पर वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को निकाल रहा होता है इन सब चीज़ों से। डेट्स वाई उनकी लाइफ के एरियाज डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, कैसे हम मैनेज कर सकते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर को और कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसे इसको मैनेज ट्रीट कर सकते हैं, तो प्लीज़ अच्छे से ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक्यूट केसेस, रीएश्योरेंस। फर्स्ट पॉइंट इज रीएश्योरेंस, एप्रोप्रिएट रिहैबिलिटेशन थेरेपी में क्या होता है, जैसे कि कोई पेशेंट है, उसको ये प्रॉब्लम है, तो उसको पहले रखा जाएगा उसी एक जगह पर। रखे जाने के बाद जितनी भी वो एबिलिटी खो चुका है, लाइक अपने हाथों का यूज़ करना, पेन वेन चलाना, ये सब चीज़ें ना लाई जाती हैं। कभी देखा है इंसान जैसे कि कोमा से बाहर निकल कर आया, किसी बड़े ट्रॉमा से बाहर आया, वो है ना चलना भूल जाता है, उनके हाथ भी इतने कांपते हैं कि वो अपने मुँह तक हाथ भी ले नहीं जाता। तो जिस जगह पर इन्हें रख कर
ये सब चीज़ें सिखाते हैं, फिर से उनकी बॉडी मूवमेंट को वापस लाया जा सके, उसको हम रिहैबिलिटेशन साइकोथेरेपी कहते हैं। एंड सेकंड पॉइंट है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में सारी थेरेपीज़ आती हैं जो भी हम साइकोलॉजी में करते हैं, जैसे कि CBT, मतलब जितनी भी थेरेपीज़ हैं वो आती हैं साइकोथेरेपीज़ में। नॉर्मली थेरेपिस्ट क्या करते हैं, क्लाइंट को एक प्रॉब्लम में ओवरकम होने में हेल्प करते हैं, उसकी लाइफ में ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, वो होती है साइकोथेरेपीज़। जितनी भी थेरेपीज़ हैं, बट कभी कभी क्या होता है, थेरेपिस्ट पूरी कोशिश भी करता है पर क्लाइंट ठीक नहीं हो पाता, वो क्योंकि अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस होता है वहाँ पर चेंज के लिए। क्या होता है, अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस। एंड द थर्ड पॉइंट इज कन्वर्जन डिसऑर्डर, क्लाइंट सीक्स हेल्प फ्रॉम फिजिशियंस एंड रिसेंट रेफर टू साइकोथेरेपीज। कन्वर्जन डिसऑर्डर में जो होता है उसके बाद फिर हम किसी फिजिशियन के पास रेफ़र करते हैं क्लाइंट को, अगर उसका एग्जाइटी का कॉज और या फिर उसकी एग्जाइटी को हम कम कर चुके हैं। तो जब वो कॉज कम हो जाएगा तब हम ये भी कह सकते हैं कि बॉडली सिम्टम्स रह गए हैं जो थोड़े बहुत एपिलेप्सी या फिर थोड़े बहुत किसी और डिसऑर्डर से मिलते हैं, अब हम इसे डॉक्टर के पास तो भेज सकते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज साइको एनालिटिकल थेरेपी इज़ नॉट इफेक्टिव फॉर कन्वर्जन डिसऑर्डर। साइको एनालिटिक थेरेपी जो है मोस्टली फ्रूट पर बेस्ड है। फ्रूट ने बोला था कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, इससे जो हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो होते हैं, तो वो जो भी फ्रूट की कंसेप्ट था अबाउट मेंटल डिसऑर्डर पर बेस्ड है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। एंड द सेकेंड पॉइंट, द कन्वर्जन द कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच इन्वॉल्व्स पॉइंटिंग आउट सिलेक्टिव अटेंशन टू फिजिकल सेंसेशन एंड डिस्करेजिंग द क्लाइंट फ्रॉम सीकिंग मेडिकल असिस्टेंस। CBT, पहले इसमें जो तुम्हारा दिमाग में, बहुत लोग कहते हैं कि मुझको कोई प्यार नहीं करता, जो हमारे दिमाग में, तो हम सोचते हैं कि हमको कोई प्यार नहीं करता, पहले उस बिलीफ वो ख़त्म किया जाता है और फिर बिहेवियर पर काम किया जाता है, ठीक है, फिर बिहेवियर पर काम किया जाता है। उसको ट्रोमा ही इतना है, वो सोच तो पाता है नहीं, तो पहले उसकी फिजिकल सेंसेशन पे काम किया जाता है कि वो वापस आ जाए। CBT की हेल्प से फिर उसके बाद उसे किसी मेडिकल ऑफिसर के पास रेफ़र कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। So treatment, there is little evidence based treatment of conversion disorder. conversion disorder के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास बहुत कम एविडेंस है कि ये ट्रीट हो भी सकता है कि या नहीं। So first treatment may include the following. First, physiotherapy where inappropriate. फिजियोथेरेपी से बहुत सारे लोग ना करने की कोशिश की है। फिजियोथेरेपी होती है, ये लोग नहीं देखते, क्लिनिक होते हैं, लोग नहीं देखते, क्लिनिक होते हैं, छोटे छोटे मसाज कर रहे होते हैं, पैर दबाते हैं, घुटनों की मालिश करते हैं, फिजियोथेरेपी वाले लोग होते हैं, ये मसल्स वगैरह पर काम करते हैं। पहले बोला गया था कि फिजियोथेरेपी से हो सकता है, ठीक है, केसेस बहुत थोड़े हैं पर बहुत सारे केसेस में काम नहीं करती। फिजियोथेरेपी से ठीक तो कर सकते हैं पर इसका कोई एविडेंस नहीं है। एंड सेकेंड इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी टू मेंटेन ऑटोनॉमी इन एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। ऑक्यूपेशनल थेरेपी की मतलब जब इन लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि ये काम तो करते हैं नहीं, तो इन्हें ये रिहैबिलिटेशन में रखा जाता है, तो इन्हें छोटे मोटे काम सिखाए जाते हैं, जैसे कि पेपर बैग बनाना या फिर बास्केट बनाना, ये सब सिखाए जाते हैं। उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है, जिससे कि वो अपने इतना कमा ले कि अपना खुद का डेवलपमेंट वो कर सकें। ट्रीटमेंट ऑफ कॉमरेड डिप्रेशन और एग्जाइटी प्रेजेंट, पहले उन्हें फिजियोथेरेपी दी जाएगी, फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिर होगा ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन एंड एग्जाइटी। अदर ट्रीटमेंट सच एज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT, हिप्नोसिस, EMDR एंड साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी, EEG, ब्रेन बायोफीडबैक, फिर उसके बाद ये चीज़ें आती हैं CBT साइकोडायनेमिक थेरेपी, हालांकि काम तो करती है, और फीडबैक ये सब करना, ये सब होता है ट्रीटमेंट में। तो सबसे पहले गाइस मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ मुझसे चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ना करना भूलिए। थैंक यू सो मच। मैं आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आऊँगी।